हेलो बच्चों, आज का ये जो पॉलिटिकल साइंस है क्लास 12, ठीक है ना। जितने भी बच्चे एग्जाम 2023 में देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान दें। पहला मेरा प्रश्न ये है कि भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था। तो ऐसा है कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश बना था, ठीक है ना। दिसंबर 1971 भारत की पाकिस्तान पर इस ऐतिहासिक जीत को ना विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। मेरा जो दूसरा प्रश्न है कि सार्क, ठीक है, सार्क का 8वां सदस्य देश कौन है। तो ऐसा है कि सार्क की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो स्थापना के समय जो देश थे शामिल वो थे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ठीक है ना। इसका जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था 2007 में, ठीक है। और इस 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था इसमें जो है एक नया सदस्य देश बना था और वो था अफगानिस्तान, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर, ठीक है। तो दूसरा जो है ये बी नंबर इसका राइट आंसर है। कारण सार्क का 8वां सदस्य देश कौन था, तो याद रखें 8वां सदस्य देश था वो था अफगानिस्तान, ठीक है ना। और 8वां सदस्य देश जो अफगानिस्तान बना था वो कब बना था, 2007 में इसका सदस्य देश बना था और उस समय 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ चलेंगे। तीसरा मेरा प्रश्न ये है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों की हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर के लिए की गई थी, यूनिसेफ की, ठीक है ना। और इसकी अगर पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, तो वो है न्यूयॉर्क। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें कुल सदस्य देशों की बात करें तो 190, ठीक है ना, लगभग में, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 4 मेरा ये है कि किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया था, ठीक है। तो पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सम्मेलन करवाया था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कहाँ किया गया था ये भी प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था। मैं फिर से पूछ रहा हूं, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में किया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखें। और ये जो सम्मेलन हुआ था ये 1992 में हुआ था, ठीक है। और इसमें लगभग 182 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किया था, भाग लिया था। और यह सम्मेलन रियो सम्मेलन के रूप में ज्यादा ही प्रसिद्ध है क्योंकि ये जो सम्मेलन हुआ था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर 1992, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। मेरा प्रश्न संख्या 5 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, ठीक है ना। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो गांधी दर्शन की विचारधारा पर आधारित है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 नंबर। और मेरा 6 नंबर प्रश्न ये है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से मेरी बात को सुने आप। नाटो के जवाब में, ठीक है, नाटो जो कि पश्चिमी देशों के द्वारा ये बनाया गया संगठन था यानी अमेरिका। तो नाटो के जवाब में क्या हुआ था कि सोवियत संघ के नेतृत्व में 1955 में, ठीक है ना, 1955 में वार्सा संधि की गई थी। वार्सा संधि 1955। इसका मुख्य काम था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था और ये सोवियत संघ के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 7 की तरफ कि मई 1945 में, ठीक है, मई 1945 में राइक्सटैग बिल्डिंग जो कि कहाँ है, तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, ठीक है, पर जिस देश के सैनिकों ने झंडा फहराया था उसका नाम क्या था, ठीक है। तो ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, मुझे एक चीज बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो 1945 में, ठीक है।
और शुरुआत कब हुआ था, तो 1939 में। तो ऐसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध जो है, यानी कि महाशक्ति बनने की जो होड़ है ना, वो जारी रहा। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में क्या हुआ कि सोवियत संघ के जो सैनिकों ने क्या किया था, राइखस्टैग बिल्डिंग पर मई 1945 में, मई का महीना था, 1945 का साल था, मई 1945 में झंडा फहराया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ए नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ। ठीक है, तो 8 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर ध्यान देना, तो गलत पूछा है। वैसे आपको मैं बता दूं कि अमेरिका और सोवियत संघ में विचारधाराओं की लड़ाई थी। ठीक है ना, और अमेरिका जो है पूंजीवाद का समर्थक था और सोवियत संघ समाजवाद का समर्थक था। ठीक है, तो चले देखते हैं कौन गलत है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, तो ये तो सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का यानी स्वामित्व यानी कि नियंत्रण था, तो राज्य का मतलब सरकार का, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि हमको सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। ठीक है ना, जनता को आर्थिक आजादी थी, ये गलत है, क्योंकि ये जो है ना ये पूंजीवाद में होता है। ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, ये भी सही है। तो मेरा जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। चले 9 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि सोवियत संघ का विघटन का क्या परिणाम हुआ था। ठीक है, तो ऐसा है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है ना 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध जारी रहा। ठीक है ना, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ क्या हो जाता है, टूट जाता है। इससे दूसरी दुनिया, अर्थात दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का क्या हो गया था, अंत हो गया था। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसमें से दूसरी दुनिया जो था ना, यानी कि सोवियत संघ क्या हो गया, का अंत हो गया था। ठीक है, अब मेरा जो प्रश्न है 10 नंबर मेरा प्रश्न रहता है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो 1917 में लेनिन ने रूसी क्रांति की अगुवाई की थी, आपने पढ़ा होगा, जिसने देश को तत्कालीन जार शासक, रूस के शासक को जार कहा जाता था, उससे मुक्त कराया था। और ये रूसी क्रांति के हीरो माने जाते हैं। कौन भाई, लेनिन। ठीक है ना, इनको व्लादिमीर लेनिन के नाम से भी जाना जाता है। पूरा नाम अगर बोले तो व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, चले अगला मेरा प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद का जो समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो पहले बात ये जान जाओ कि ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था, तो ये हुआ था भारत और प्लस पाकिस्तान। ठीक है, दूसरी चीज कब हुआ था, तो ये हुआ था 10 जनवरी 1966। ठीक है, और इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़े को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। भारत की ओर से कौन था, तो शास्त्री जी थे, और पाकिस्तान की ओर से कौन था, तो अयूब खान थे। ठीक है ना, और ये समझौता रूस के ताशकंद में हुआ था, इसलिए से ताशकंद समझौता भी कहा जा गया था। और इसकी जो मध्यस्थता जो कराई गई थी, जो अगुवाई कराया था, वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति कोसिगिन। ठीक है, याद रखना बच्चे, हमसे यही प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कोसिगिन। ठीक है, चलो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलेंगे कि 12 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ऐसा है कि ये जो सम्मेलन हुआ था ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुआ था। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि फिनलैंड की राजधानी कौन है, तो हेलसिंकी। और 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन जो हुआ था वो हेलसिंकी में ही हुआ था, जो कि फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है ना, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लैंड की राजधानी कौन है बच्चे, तो आप बताएंगे लंदन है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांस की राजधानी कौन है, तो पेरिस है। और अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि रूस की राजधानी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए मॉस्को है। ठीक है, चले अब हम चलेंगे अपने प्रश्न संख्या 13 की तरफ। तो 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि 13 नंबर प्रश्न है कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है ना, तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के जो लेखक है बच्चे वो है जॉन स्टुअर्ट मिल।
ठीक है, J.S. मिल, ठीक है ना। ये एक प्रसिद्ध आर्थिक, सामाजिक व दार्शनिक चिंतक व अर्थशास्त्री भी थे। इनका जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था। वैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लंदन जो है ना वो इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है। तो इस तरह से ऑन लिबर्टी शीर्षक की जो पुस्तक के जो लेखक है वो जो इसके लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल है, यानी J.S. मिल, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न यह है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। एक पॉइंट ये याद करें, जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जॉर्ज बुश की अगर बात की जाए तो वो अमेरिका के 43वें राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जॉर्ज बुश। ओके, इन्होंने नई विश्व व्यवस्था का ही चित्र प्रस्तुत किया था। कौन? जॉर्ज बुश, ठीक है। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया था। कहानी जरा सुनिए ध्यान से। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर क्या किया था? हमला किया था। इराक को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश बेकार रही, ठीक है ना। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की क्या कर दी थी? अनुमति दी थी। और इसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की क्या बोला था? संज्ञा दी थी। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए जॉर्ज बुश, ठीक है। चलो मैं फिर से पूछता हूं, चलो बताओ अमेरिका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये याद रखना बच्चे, जॉर्ज वॉशिंगटन, ठीक है ना। चलिए अगला मेरा प्रश्न ये है कि इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया, ठीक है ना। तो इतिहास के अंत उस अवधारणात्मक संज्ञा का नाम है बच्चे जो शीत युद्ध समाप्त होने की अवधि के लिए समाज विज्ञानियों द्वारा प्रयुक्त की जाती थी, और इसे गढ़ने का जो श्रेय माना जाता है वो फ्रांसिस फुकुयामा को जाता है, ठीक है ना। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ए होना चाहिए। ओके, चले 16 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है ना। तो वैसे इंग्लैंड जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हैं, और यूके जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। और उसके जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है ऋषि सुनक। याद रखें, बड़ा चर्चा हुआ था इस न्यूज को, ऋषि सुनक। ओके, अगला मेरा प्रश्न ये है 17 नंबर कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। तो ऐसा है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा की देन जो है ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को। और ऐसा भी एक ये पॉइंट होता है कि अगर भारत में इंटरनेट की शुरुआत अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1995 को हुई थी, ठीक है। चलो, तो विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था, ठीक है ना। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी बच्चे? 1992 में हुई थी। लेकिन 1957 में क्या हुआ था ना, अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का जो नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय, क्या नाम था? यूरोप का आर्थिक समुदाय। और इसका उद्देश्य ये था कि तेज आर्थिक विकास करना, ठीक है, आपसी सहयोग करना, समान विदेश नीति लाना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था, ठीक है ना। तो ऐसा है कि भारत और चीन ने वर्ष 2006 में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसे हम लोग बोलते हैं EEP, ठीक है ना, पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया एक समझौता था, ठीक है। और इस वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न यह है 20 नंबर कि साप्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो साप्टा जिसका फुल फॉर्म होता है कि साउथ आसियान फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है ना, आप बोलते हैं ना SAFTA, यानी कि साउथ आसियान फ्री ट्रेड और एरिया, ठीक है ना। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना, अगर ऐसा कहा जाए कि इसका ये जो साप्टा जो समझौता हुआ था, अगर इस पर हस्ताक्षर की बात की जाए तो वो हस्ताक्षर हुआ था 2004 में हुआ था, ठीक है। लेकिन जो लागू हुआ था
यानी काम करना चालू किया तो ये किया 2006 में। तो मेरा प्रश्न है कि हस्ताक्षर कब हुए थे, तो याद रखें 2004 में। और साप्टा का फुल फॉर्म पूछे तो साउथ आसियान फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। चले तो अब हम 21 प्रश्न में चलते हैं कि यूरो क्या है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना अगर मैंने बोला कि 1993, यहां पर मैंने पीछे बोला था 1992 में, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी बच्चे याद रखना, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ना होकर 1993 होता है, ठीक है। तो अब मेरा जो 21 नंबर प्रश्न है कि यूरो क्या है, ठीक है। तो याद रखें कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना 1993 में हुई थी। और यूरोपीय संघ की अगर बात की जाए तो ये इसका एक ऐसा एक संघ है जो कि इसका अपना एक झंडा है, अपना गान है और अपना इसका स्थापना दिवस मनाता है। इसकी अपनी मुद्रा है जो कि यूरो हम बोलते हैं, ठीक है। इसने 2003 में अपना संविधान भी बनाने की कोशिश की थी पर वो सफल नहीं हो सका था। तो यूरो जो है ना वो यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है, ठीक है। और यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी बच्चे याद रखना 1993 में, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है, तो म्यांमार, भारत, हांगकांग, चीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी, ठीक है। क्योंकि हांगकांग जो है ना ये एक देश नहीं है, ये इसे एक चीन के हिस्सा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। म्यांमार, भारत, चीन ये जो है एक देश है। अगला मेरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद को कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो नेपाल होना चाहिए। नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। बांग्लादेश की राजधानी भी याद रखना बच्चे ढाका है, ठीक है ना। अगर भूटान की राजधानी पूछे तो थिम्फू, याद रखें थिम्फू, है ना। और पाकिस्तान की राजधानी पूछे इस्लामाबाद है। और नेपाल की राजधानी पूछे तो काठमांडू। आप इन सब चीजों को जरूर याद रखें। तो राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद को कहा जाता है, तो नेपाल, ठीक है। अगला मेरा प्रश्न यह है कि किस देश में संविधानवाद की पाबंदता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है, ठीक है ना। तो 14 अगस्त 1947 को आपने पढ़ा है पहले भी कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में बना था। और वैसे आप जानते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, ठीक है। पाकिस्तान में शुरू से ही जमींदार, भूस्वामी और सेना का क्या रहा, दबदबा रहा है। इसलिए पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य तंत्र रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में संविधानवाद की पाबंदता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए, ओके। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 25 की तरफ। मेरा जो 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि सार्क जो कि आपने पढ़ा था कि 8 दिसंबर 1985, ठीक है ना, 1985 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसके जो संस्थापक देशों की बात की जाए तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान होता है। जो कि अब 14वें शिखर सम्मेलन जो 2007 में हुआ था बच्चे, तो उस समय अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश बना था। तो भारत तो है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। और पूछा कि कौन नहीं है, तो इंडोनेशिया, यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर होना चाहिए, ओके। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 26 की तरफ। और मेरा 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, ठीक है ना। तो ऐसा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का डैम के जल बंटवारे को लेकर 12 दिसंबर, ठीक है ना, 12 दिसंबर 1996 में एक समझौता हुआ था, ठीक है ना। और इसमें भारत की ओर से एच.डी. देवेगौड़ा थे और बांग्लादेश की ओर से शेख हसीना, ठीक है ना। इसे फरक्का समझौता कहा गया था और ये हुआ था 1996 में, ठीक है ना। याद रखें फरक्का डैम के जेल बंटवारे को लेकर ये 12 दिसंबर 1996 को एक समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, ओके। तो इस तरह से मेरा प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। अगला मेरा 27 नंबर प्रश्न ये है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है ना, शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में, ये ध्यान देना, 1920 में किस संगठन, ठीक है ना, किस संगठन की स्थापना हुई थी, ओके। तो
तो ऐसा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी ना वो 10 जनवरी 1920 में हुई थी, राष्ट्र संघ। ठीक है ना। अब थोड़ी सी कहानी मेरे से सुन लीजिए। इसकी स्थापना का उद्देश्य ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना था, लेकिन क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया जो कि 1939 से 45 तक चला था। इसलिए जो है राष्ट्र संघ जो था वो इसको फेल हो गया और राष्ट्र संघ की जगह पर तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो मेरा प्रश्न है कि 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी राष्ट्र संघ की हुई थी। ओके, अब हमारा जो है अगला प्रश्न ये है कि दक्षेस में कितने देश हैं। ठीक है, दक्षेस का मतलब सार्क। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। ओके, और इसके जो सदस्य देशों की बात करते हैं तो भारत, ध्यान से सुनिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। ठीक है ना। और अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में इसका 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान भी बना था। तो इस तरह से 8 कुल सदस्य देश हैं। अगर ये पूछे कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो आप बताएंगे काठमांडू, जो कि नेपाल। ठीक है, नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू। ओके, अगला मेरा प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर दी जाए तो थोड़ी सी हम याद कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ओके, और इसका उद्देश्य था तीसरे विश्व युद्ध को रोकना था। और यूथांट, मैं फिर से बोल रहा हूं, यूथांट 1961 से लेकर, ठीक है, और 1971 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव के पद पर सेवा की। ठीक है ना। और ये प्रथम एशियाई महासचिव थे, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर बी नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगला मेरा प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है ना वो है एंटोनियो गुटेरेस, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो पुर्तगाल के हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यकाल संभाला है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है ना। चले, अगला मेरा प्रश्न ये है 31 नंबर कि विश्व श्रम संगठन, फिर से मैं बोल रहा हूं, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो याद रखें बच्चे कि विश्व श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ना वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है ना। ये इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए। ओके, अगला मेरा प्रश्न है कि 32 नंबर कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी, मैंने पहले भी बोला था कि 1993 में हुई थी। ठीक है ना। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का क्या है बच्चे, एक संगठन है, और इसका गठन जो है ना 1993 में इनके आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की निगरानी के लिए किया गया था। ठीक है ना। यह maastricht संधि के द्वारा बनाया गया था यह संगठन। ठीक है ना। अब maastricht संधि क्या होता है, तो ये 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य एक समझौते को कहा जाता है। maastricht क्या है, तो ये नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाए तो जरूर बताना, 1993 इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला मेरा प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। तो ऐसा है कि डैग हैमरशोल्ड, याद रखें, डैग हैमरशोल्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव के रूप में सेवा दी थी। ठीक है ना। और 18 सितंबर 1961, मैं लिख देता हूं, 18 सितंबर 1961 को क्या हुआ था, वायु दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। अभी वर्तमान में कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो वो है एंटोनियो गुटेरस। ओके, तो अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। 34 नंबर मेरा प्रश्न ये है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ओके, तो सब जानते हैं। उसका मौलिक सदस्य कौन था, तो भाई क्या हुआ था कि इसकी स्थापना तो सबको पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, और ये जो हुआ था इसकी जो स्थापना हुई थी ना ये 24 अक्टूबर 1945 में। अगर ये पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए बच्चे अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है ना। और यूएनओ की स्थापना के समय 50 देशों ने हस्ताक्षर किया था बच्चे, फिर पोलैंड भी आ गया था, और भारत तो शुरू से ही इसका सदस्य रहा। ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर, यानी कि भारत। ओके, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो इसमें लगभग देशों की बात की जाए तो लगभग 193 देशों की बात की जाती है। ओके,
अगला मेरा प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको दिमाग में बैठा दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ओके, और इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं जिसमें हम बोलते हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, ओके, सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा अंग की बात की जाती है तो वो है आपका महासभा। याद रखिए बच्चे, महासभा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो बी नंबर होना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न ये है कि 1974 ईस्वी में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था। ठीक है ना, तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, और इस समय देश की प्रधानमंत्री पूछेगी कौन था ना, तो बता दीजिए ना, इंदिरा गांधी। क्या था? इंदिरा गांधी। और इस ऑपरेशन का एक कोड नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये भी याद रखिए, क्या रखा गया था बच्चे? स्माइलिंग बुद्धा। और यह सफल परमाणु परीक्षण सेना के टॉप अधिकारियों की निगरानी में किया गया था। ओके, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 37 की तरफ कि किस संधि ने परमाणु परीक्षणों को पूर्णतया वर्जित किया। ठीक है, तो आपको पता होगा व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है ना, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, सीटीपीटी के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये संधि 24 सितंबर 1996 को अस्तित्व में आई थी और ये सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान आदि देशों ने आपने पढ़ा भी होगा कि सीटीपीटी पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को तीसरा विश्व युद्ध रोकने तथा आपसी मतभेद को दूर करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका और कोरिया के आपसी मतभेद को देखते हुए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद ने सामूहिक सुरक्षा का आह्वान किया था। ठीक है ना, और क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, इससे स्थिति और भयावह होने का क्या है? खतरा है। ठीक है ना, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस व्यवस्था का आह्वान किया था, तो ये हम कहेंगे सामूहिक सुरक्षा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए टी नंबर। ओके, अब मेरा प्रश्न यह है 39 के निम्नलिखित में कौन नाटो का एक सदस्य देश नहीं है। ठीक है ना, तो नाटो जो है ना, ये आपने पढ़ा होगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसे बोलते हैं, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये गठबंधन है, ये भी याद रखें। और संस्थापक देशों की बात की जाए तो 12 है, और इसका मुख्यालय जो है ना वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। और वर्तमान में अगर देशों की बात की जाए ना तो वो 30 है। ठीक है ना, और भारत जो है ना ये नाटो का सदस्य देश नहीं है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए वो भारत होना चाहिए। ओके, अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ। मेघा पाटेकर। ओके, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? सारे बच्चे जानते हैं कि 1989 मेघा पाटेकर द्वारा लाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर परियोजना और इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की नीतियों के क्रियान्वयन की कमियों को उजागर किया था। ठीक है ना, और विरोध क्या था ना कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण को लेकर किया गया था। ये सब चीजें बता सकते हैं आप। और संस्थापक की बात की जाए तो मेघा पाटेकर है। ठीक है ना, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, ये कोई नेता होता नहीं थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। और इनका उद्देश्य था कि बांध निर्माण स्थल से लोगों के विस्थापन को रोकना। ठीक है ना, इसलिए हम इस प्रश्न का जो राइट आंसर करेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, अगला है कि 1992 के शिखर पृथ्वी शिखर सम्मेलन को निश्चित किया गया था। ठीक है ना, तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। आपको पहले भी पता होगा, मैंने पहले भी बताया था। और यह सम्मेलन रियो सम्मेलन के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और इसका उद्देश्य पृथ्वी की जैव विविधता को रक्षा के लिए था। तो इस कारण निश्चित किया गया तो सभी राज्य साझी संपदा का शोषण कर सकते। ये शोषण जो है ना ये एक नकारात्मक शब्द, ये
गलत है। पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व तो मात्र संयुक्त राष्ट्र पर है, ये भी गलत है भाई। केवल संयुक्त राष्ट्र, बाकी देश क्या करेंगे भाई? सभी राज्य पर्यावरण के प्रदूषण को रोके और जैव विविधता को बनाए रखे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों की स्वेच्छा पर है, गलत आंसर, स्वेच्छा पर नहीं है। ठीक है ना। वैसे एजेंडा अगर पूछे एजेंडा 21 क्या है ना, तो इसका उद्देश्य वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करना है। यह वैश्विक सहयोग के माध्यम से पर्यावरणीय में क्षति, गरीबी और रोग से निपटने का एक एजेंडा है बच्चे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न संख्या 42 की तरफ कि 42 नंबर मेरा प्रश्न क्या रहता है, अभी देख लेते हैं कि 1992 का पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने करवाया था, सिंपल। ठीक है, चले अब हम चलेंगे अपने प्रश्न संख्या 43 की तरफ कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। सारे बच्चों को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है बच्चे, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, इसका उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण के महत्व को समझना और समझाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है ना। और पर्यावरण दिवस को हम लोग इको डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए 5 जून। ओके, तो यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। तो हम किसी न किसी, यहाँ पर कोई 5 मई है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जून कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मई, यहाँ पर भी मई, तो एक में जून कर लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है बच्चे, वो 5 जो है ना, वो जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून। ठीक है, चले अब हम चलते हैं अपने 44वें प्रश्न की तरफ। गिरमिटिया किसे कहा जाता है। ओके, तो ऐसा है कि गिरमिट शब्द जो है ना, अंग्रेजी के एग्रीमेंट या सॉरी यहाँ पर एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है ना, एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है। ठीक है ना। पहले क्या होता था ना कि पहले कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूरों को अन्य देशों में भेजा जाता था, और इस दस्तावेज को मजदूर हो चाहे मालिक हो गिरमिट कहते थे, और इसी दस्तावेज के आधार पर जो मजदूर है वो गिरमिटिया कहलाने लगे। ठीक है ना। तो गिरमिटिया का मतलब होता है कि अनुबंधित मजदूर, यानी कि कागज तैयार करना, अंगूठे का निशान लगाना। ठीक है ना। तो ये सब चीजें अनुबंधित होता है, यानी कि आप बोल सकते हो बंधुआ मजदूर। ओके, अगला मेरा प्रश्न ये है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था। ठीक है ना। तो पहले विश्व बाजार के रूप में जो शहर आया था बच्चे, वो आया था अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया था। अलेक्जेंड्रिया को सिकंदरिया के नाम से भी जानते हैं, और ये मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है ना। अगर बात करें तो यह देश का सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह है, जहां मिस्र की लगभग 80% आयात और निर्यात कार्य क्या होता है, संपन्न होता है। यह मिस्र का एक औद्योगिक केंद्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, याद रखेंगे आप इसे। अगला मेरा प्रश्न है कि 46 नंबर कि आर्थिक संकट या मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है ना। तो ऐसा है कि आर्थिक मंदी या संकट क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। लाखों लोग बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं बच्चे। बैंक और कंपनियों का तो दिवालियापन निकल जाता है। वस्तु और मुद्रा दोनों की बाजार में कोई कीमत ही नहीं रह जाती है। ठीक है ना। आर्थिक मंदी के कारण यूरोप में फासीवाद और नाजीवाद शासन का क्या हुआ था, उदय हुआ था। इसलिए हम इस प्रश्न का जो राइट आंसर बोलेंगे सी नंबर। ओके, 47 नंबर है कि कॉर्न लॉ। ठीक है, कॉर्न लॉ किस देश का कानून था। ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या हुआ था कि ब्रिटेन की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, और इस वृद्धि के कारण शहर और उद्योग फैलने लगे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कृषि भूमि में कमी आने लगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस स्थिति को देखते हुए क्या किया गया, कॉर्न लॉ को लागू किया गया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार, यानी कि इस प्रश्न में जो राइट आंसर डी नंबर। और इन कानूनों के द्वारा विदेशों से खाद्य पदार्थों के आयात पर क्या किया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, और इस कानून से स्थिति और ही भयावह हो गई, और अंत में ये कानून सरकार को हटाने भी पड़े थे। तो याद रखिए बच्चे, ये कानून जो था, ये कॉर्न लॉ, ये ब्रिटेन का कानून था। ओके, अगला मेरा प्रश्न ये है कि कौन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो लोकसभा के अध्यक्ष। तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री ओम बिरला। ठीक है ना,
अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। अगला मेरा प्रश्न ये है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे, ठीक है ना। पहली बात करते हैं कि सूची क्या होती है, ठीक है ना। तो सूची इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। अगर सूची की बात की जाए तो वो तीन है, एक है संघ सूची, ठीक है, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होता है बच्चे, संघ सूची में क्या होता है कि इसमें केंद्र सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। और राज्य सूची की बात की जाए तो इसमें राज्य सरकार कानून बनाती है। और एक होता है समवर्ती सूची, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना, क्योंकि ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था बच्चे, 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा 5 विषयों, जैसे मैं बात कर देता हूँ, शिक्षा हो या जनसंख्या नियंत्रण हो आदि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिया गया था, ठीक है ना। तो ये कह रहे समवर्ती सूची में कौन सा विषय जोड़े, तो जनसंख्या नियंत्रण हम बोल देंगे, ठीक है ना। अगर संघ सूची में कुल विषयों की बात की जाए तो लगभग 100 है। और राज्य सूची में जब अगर बात की जाए कि जब संविधान बना था उस समय इसमें कुल 66 थे। फिर बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ, इसमें से 5 हटा दिए गए और इसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो पहले समवर्ती सूची में 47 थे, अब इसमें से 5 आ जाएंगे तो +5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल कितना, 52, ठीक है। ओके, तो मेरा प्रश्न का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए नंबर होना चाहिए। अब एक लास्ट है, किसने कहा कि क्या कहा भाई, तो किसने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपने पढ़ा होगा, बाल गंगाधर तिलक का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है ना। इन्होंने बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो सी नंबर होना चाहिए, तिलक। अगर बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना, ठीक है ना। धन्यवाद।